सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, मार्च से पहले ही सियासी जमातों का मार्च शुरू हो चुका है। 27 फरवरी का ऐलान पीपल्स पार्टी तो पहले ही कर चुकी थी कि लॉन्ग मार्च होगा वफाक के खिलाफ, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उनके खिलाफ, और ये मार्च शुरू होगा सिंध से और जाएगा पंजाब तक और जाएगा वफाकी दारुल हुकूमत तक। लेकिन पीपल्स पार्टी के मार्च से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि सिंध में अपोजिशन पार्टी है, वो एहतजाज और लॉन्ग मार्च शुरू कर रही है। और ये लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है कल यानी कि 26 फरवरी से, और ये मार्च 6 मार्च तक जारी रहेगा। और जिसमें अभी आपने सुना भी कि तकरीबन 27 अजला हैं सिंध के जहाँ पर ये मार्च होगा। तो ये एक दूसरे के खिलाफ मार्च से क्या हासिल करेंगे, और अभी खैर मार्च की सूरत हाल क्या है, पहले अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कल लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है उसकी क्या सिचुएशन है, तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, और ये मार्च कहाँ से शुरू होगा और फिर कहाँ पर ख़त्म होगा। इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। राव साथ मौजूद है। राव, 27 से पहले 26 का दिन चुन लिया तहरीक इंसाफ ने कि वो मार्च करेगी, तो ये मार्च शुरू कहाँ से होगा और कहाँ तक होगा और कब ख़त्म होगा? तो सुमैया, 26 फरवरी से पीटीआई का सिंध के अंदर सिंध हुकूक मार्च शुरू होना है। इसका आगाज घोटकी सक्कर से होगा 26 फरवरी को, और इख्तिताम जो है वो 6 मार्च को कराची में जलसे की सूरत में होगा। ये 9 रोज का जो पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च होगा, घोटकी सक्कर से शुरू होगा। उसके बाद शिकारपुर, कश्मीर और जैकबाबाद के अंदर भी जलसे किए जाएंगे। फिर कंबर, शहजादकोट, लाड़काना में भी जलसे किए जाएंगे। खैरपुर, नौशेरो और नवाबशाह में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी 27 फरवरी से जो है वो मार्च कराची से, तो नवाबशाह में दोनों का आपस में टकराव होने का खदशा है। अच्छा, पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता 13 सालों से मुसलसल हुकूमत है। सेहत हो, तालीम हो, दीगर शोबाजात हो, उनके हवाले से पीपल्स पार्टी से जो है वो छुटकारा दिलवाना है सिंध को। तो सिंध के हवाले से जो है वो वफाकी वजीर है शाह महमूद कुरैशी, वो भी इस मार्च के अंदर शिरकत करेंगे। ठीक है राफनान, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बड़ी वो भी इसका पार्ट हो जाएगी, तो देखना ये कि क्या होगा इस मार्च के बाद। पीपल्स पार्टी के मार्च से एक दिन पहले की तारीख जो मुकर्रर की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी का मार्च, उसकी भी तैयारियां हो गई। उससे पहले कराची में रैलियां निकाली जा रही हैं। इरशाद संजरानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इरशाद, कराची से रैलियों का तो आगाज़ हो गया है और ये आगाज़ 2 रोज़ पहले ही हो गया है, लेकिन 27 फरवरी से जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा पीपल्स पार्टी का, वो कहाँ से शुरू होगा? बिल्कुल सुमैया, ये हुकूमत के खिलाफ जो है हुकूमत मुखालिफ जिस तहरीक को मजीद जो है उस पर दबाव डालने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से कराची के मज़ार कायद में जो मार्च का आगाज करेंगे और ये इस्लामाबाद तक जाएगा। कराची से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है वो 16 घंटे 29 मिनट का, यानी कि 1410 किलोमीटर यहाँ कराची से होते हुए इस्लामाबाद 8 मार्च को ये पहुंचेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में ये पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के इस वक्त भी जो जियालों ने इलेक्शन रैली और 10 बजे जैसे मज़ार कायद से होता हुआ शारा कायदीन से होता हुआ शारा फैसल पर चढ़ेगा। और पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान जो थे नायब सदर, उन्होंने गुज़श्ता रोज तफसीलात जारी की थी। मुकम्मल तौर पर 35 शहर हैं जो सिंध के और पंजाब से होता हुआ ये इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहला पड़ाव जो है बिलावल भुट्टो जरदारी सजावल के बाद बदीन में करेंगे। बदीन में जो है रुकने के बाद पहले दिन का इख्तिताम होगा। कराची से जैसे बदीन पहुंचेगा वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी और लॉन्ग मार्च के जो शुरा वहाँ पर पड़ाव करेंगे। इसके अगले दिन जो है 28 फरवरी को यानी कि हैदराबाद नवाबशाह से होता हुआ मोरों पर ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पड़ाव करेंगे। दूसरे दिन फिर खैरपुर सक्कर से होता हुआ ये घोटकी और पंजाब में दाखिल होगा। इसी तरह जाते हुए फिर 16 घंटे 29 मिनट का ये फासला, यानी कि 1410 किलोमीटर का फासला तय करके लॉन्ग मार्च जो कि अवामी मार्च बिलावल भुट्टो वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंचेगा और वहाँ पे अगला लाएमल उसका ऐलान करने। ठीक है शाह संजरानी, बहुत शुक्रिया। आप हमें पार्टी के लॉन्ग मार्च से आगाह कर रहे थे। लेकिन नाजरीन, वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च है, जिसकी हमने बताया कि अब तैयारियां फाइनल राउंड में जारी हो गई हैं, लेकिन दूसरी जानब हुकूमती जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका भी हमने आपको बताया कि हुकूक सिंध रैली की तैयारियां भी जोरों पर हैं। अब MQM भी इसकी हिमायत कर रही है। एक तरफ तो MQM सिंध हुकूक रैली की हिमायत कर रही है, मगर उसी सिंध के सबसे बड़े शहर कराची, जहां बरसों से MQM का राज रहा,
जहां आज बदअमनी, स्ट्रीट क्राइम, नौजवानों को कत्ल, डकैतियां ये रोज का मामूल बन चुका है। अमनो अमान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। वो एमक्यूएम जो हमेशा ये कहती है कि हम कराची में अमन चाहते हैं, उसी हुकूमती इत्तेहादी जमात एमक्यूएम पाकिस्तानी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक को बंद समझकर कराची में पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने की हिदायत दी और वो बात करते हुए भी नजर भी आए। इस बात को खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद भी बखूबी जानते हैं कि माजी में भी झंडे उतारने और वॉल चॉकिंग के तनाज़े पर कराची के बेशुमार नौजवान अपनी जिंदगियों की बाजी हार चुके हैं, मगर इसके बावजूद कोई भी सियासी जमात अपना मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। सूबा सिंध नाजरीन, जहां पर तालीम और कानून की निफाज समेत किसी चीज पर सूबाई हुकूमत का कंट्रोल नजर नहीं आता। अंदरूनी सिंध के हालात, अस्पतालों की अबतर सूरत हाल, रोज स्ट्रीट क्राइम के दौरान शहरी अपनी जान और माल गंवा रहे हैं, मगर इस सब को नजरअंदाज करके पीपल्स पार्टी ने भी अपना सारा फोकस हुकूमत गिराने और हुकूमत मुखालिफ मार्च पर रखा हुआ है। शहर की तामीर और तरक्की में लसानियत के बुत को तोड़ने के लिए कोई जमात भी संजीदा नजर नहीं आती। लसानियत ने शहर कराची को तबाह बर्बाद और भाई को भाई से जुदा कर दिया है। लसानी बुनियाद पर सियासत करने वालों ने कब्रिस्तानों को आबाद कर दिया है, कराची को बर्बाद कर दिया है और आवाम को मसाइल में रखकर अपनी सियासी दुकान चमकाने में ये हमेशा मसरूफ़ अमल रहे हैं। शहर कायद मिनी पाकिस्तान है। यहाँ बसने वाले हर फर्द को अमन चाहिए, मोहब्बत चाहिए। बदअमनी और लसानी बुनियादों पर नफरत से शहर कभी तरक्की नहीं कर सकता और ना ही यहाँ के कभी मसाइल हल हो सकते हैं। ये बात तो अब समझनी पड़ेगी ना सियासतदानों को, जिनको हम अपने कीमती वोट देते हैं। लेकिन इस शहर के बड़े वोट बैंक रखने वाली सियासी जमातें क्यों जानकर भी अनजान बनी हुई हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमें हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे आज के प्रोग्राम में आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ राना एहसान साहब मौजूद हैं। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तर्जुमान हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अपनी गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगी आफ्ताब जहांगीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि एमक्यूएम हिमायत कर रही है आपकी, कल जो आप लोग मार्च करने जा रहे हैं, तो ये मार्च का एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समैया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मेरे मुस्लिम लीग दोस्त के साथी को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है समैया कि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, जिसके आपने बड़े अच्छी तरीके से अभी सारा उसका आपने बयान भी किया है और आप ख़ुद भी कराची से ही ताल्लुक़ रखती हैं। देखें, पिछले 13 साल से एक हुकूमत है और उस 13 साल की हुकूमत के बाद भी वो जो है, मैं ये समझता हूँ कि मैं हैरान था। कल रात को आपने देखा होगा शहर के मुख्तलिफ चौराहों पे हर जगह पर कैंप्स लगाए पीपल्स पार्टी ने। तो कल मैं एक औरंगी टाउन के कैंप के पास से गुज़र रहा था, तो मेरी गाड़ी 2 मिनट के लिए वहाँ रुक गई क्योंकि रश था तो ट्रैफिक का। तो मैंने देखा कि माइक के ऊपर एक साहब बैठे हुए, वो पता है बात क्या कर रहे थे, मैं हैरान हो गया। वो बात कर रहे थे कि जी कराची को पानी दो। ये पीपल्स पार्टी के कैंप की बात कर रहा हूँ, हमने तो कोई कैंप लगाया भी नहीं है। पीटीआई ने कराची के लिए पानी मांग रहे थे, कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहे थे, कराची के दीगर मसाइल के ऊपर बात कर रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि जी ये वफाक जो है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर कर दे, हमारे पानी के इशू को बेहतर कर दे, हमारे स्कूल के मामला सही कर दे। बड़ी हैरानकुन बात है। 18वीं तरमीम के बाद जो सारा अख्तियार जब सूबों के पास चला गया है और जो उनकी जिम्मेदारी बन गया है, तो फिर इसके बाद वो वफाक लेकिन नहीं, कराची एक बहुत बड़ा शहर है ना आफ्ताब जहांगीर साहब, अगर जरूरत पड़ रही है पीपल्स पार्टी को तो वफाक मदद कर दे उसकी। सर मैं यही तो वैसे समझिए, आप माशाल्लाह बड़ी तैयारी से आती हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल हम तभी तो ये बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को विज़िट किया जाए, उसके अंदर जो कामियाँ और कोताहियाँ हैं, खामियाँ, उन्हें दूर किया जाए, ख़त्म ना किया जाए। लेकिन जब हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो ये सूबा और मुल्क तोड़ने की बातें करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये दुश्मनी है। बात ये है कि निज़ाम जब आपने अपने हाथ में लिया, 13 साल हो गए आपको, तो उसको बेहतर करना की ज़िम्मेदारी भी आपकी थी। अगर आप बेहतर नहीं कर सकते तो फिर कराची के शहरियों को ये हक़ हासिल है कि वो हुकूक़ कराची के लिए, हुकूक़ सिंध के लिए रैलियाँ निकालें और आपको याद दिलाएं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने ये चीज़ें बेहतर करनी है। आपने स्कूल का निज़ाम बेहतर करना है, आपने हेल्थ का निज़ाम बेहतर करना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना है।
सुमैया, जब से आपने ये सुना कि इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, आप खुद कवर करते हैं, आपके चैनल्स कवर करते हैं कि कितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई है इस वक्त कराची की। लोग तो इसको दूसरी तरफ देख रहे हैं। लोग सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से 200% अग्री करती हूँ, लेकिन मेरा एक इसमें एक नुक्ता नज़र है, वो ये है कि इतने MNAs कराची से, तहरीक इंसाफ के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब कराची से, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची से, आप खुद MNA हैं, हमने आपको वोट दिए हैं ना, तो चलें ठीक है, सिंध हुकूमत तो नहीं कर रही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं कर रही, हम किसकी तरफ देखें, किससे पूछें, किससे कहें कि ठीक कर दें यहाँ के मसाइल? अच्छा देखिए सुमैया, जहाँ आपने बिल्कुल बात की, मैं फिर आपको एक बात बताऊँ कि हमने 14 MNA हम कराची के हैं। आप यकीन करें, कभी आप अपने स्टूडियो से निकले, मेरे साथ चल के हम रोड के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, मैं आपको अपने हल्के का सूरत हाल बिल्कुल चलें। हमें जो अभी तक जो 45 करोड़ रुपया हमें मिला है 3 सालों में, हमने उस 45 करोड़ से काम शुरू किया। मैं कल भी अपने साथियों के साथ बैठ के सर पकड़ के बैठा हुआ था, मैं कह रहा था खुदा के लिए मुझे सीवरेज से निकाल दो, क्यों सीवरेज ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। आप अपने नुमाइंदों से पूछो तो कहते हैं जी हर गली के अंदर सीवरेज का मसला है। सर मुझे मालूम है, मैं खुद कराची की रिहायशी हूं, मैं यहाँ के हर इलाके से वाकिफ हूँ, मुझे मालूमात है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि हमने 15 साल में 20 साल में पहली दफा कराची में काम होते हुए देख रहे हैं। चलें ठीक है, लेकिन वो काम इतने ज्यादा है कि अब वो हमारे इस फंड से होते हुए नजर नहीं आते। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन सर। हम तो बार बार पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेना, आपका मौक़िफ़ आया, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये रैली निकाल रहे हैं, लेकिन तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, कराची में इतने मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला आजकल लॉ एंड ऑर्डर का है, लोग रोज़ अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग रोज़ मर रहे हैं, उनके माल से उनको महरूम किया जा रहा है, और आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इस वफाकी हुकूमत के खिलाफ। पहले यहाँ के मसाइल तो हल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, ये मसले मसाइल क्यों हैं, ये इस किस्म के हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसके लिए सिंध हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, या क्या उन हालात पैदा करने के लिए इमरान खान रिस्पॉन्सिबल और उसकी फेडरल कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है? मैं मानता हूँ ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा ये सिंध हुकूमत का है, इस जिम्मेदारी का बोझ हम अपने कंधों पर कबूल करते हैं, करते रहेंगे। इन हालात के बीच में बहुत सी मीटिंग्स की हैं, हमने बहुत से पुलिस अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की है, इंक्लूडिंग CCPO कराची, इंक्लूडिंग अदर ऑफिसर्स। हमने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है और मेरे ख्याल से कुछ हालात उसके बाद बेहतर हुए हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि क्यों एकदम से इतना बड़ा क्राइसिस सिंध में आ गया है। पूरे पाकिस्तान में ये हालात हैं। मैं अभी सर्वे पढ़ रहा था, KPK में 4400 जो है मैनहोल्स के ऊपर जो ढकने होते हैं वो चोरी हो चुके हैं। पंजाब के अंदर क्या हालात हो गए, तो हर जगह पर ये महंगाई जो इमरान खान ने हमारे गले में ठोसी है, इसकी वजह से ये हालात अब कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, और इन ही हालात में हम पर ये अशद जिम्मेदारी हमें कबूल करनी पड़ेगी कि हमें जाके एहतजाज करना पड़ेगा। अवाम परेशान है, पाकिस्तानी लोग तो इसकी वाहिद वजह महंगाई समझते हैं, उसके पीछे और कोई वजह नहीं है? ये जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है कराची का, के पीछे सबसे जो पहली वजह है और जो मेन वजह है वो महंगाई है। उस महंगाई को इनको कर्व करना होगा, और दूसरी वजह करनी होगी। और दूसरी वजह तैमूर साहब? दूसरी वजह जिस तरह से इन्फ्लक्स आ रहा है, जो हालात हैं आपके अफगानिस्तान के और आपके नेबर्स के, उनकी भी जो है चीज़ें हम पर मुसल्लत होती हैं। पर जब तक आप बेरोज़गारी पे कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप इस प्राइस हाइक को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किलात हमें और ज़्यादा लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपकी है, फिर भी जिम्मेदारी कराची पुलिस की है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर महंगाई की सूरत हाल होती है, लेकिन अमन अमान कंट्रोल करना वहाँ की हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। चलो हम यहाँ पर ये भी कंपेरिजन करें, पॉइंट टेकन। मैं ज़रा दोबारा लॉन्ग मार्च की सूरत हाल पर आना चाहूँगी। राना साहब, ये अलग अलग लॉन्ग मार्च क्यों है अभी तक आप लोगों ने ये क्यों डिसाइड नहीं किया कि हम एक ही दिन पे लॉन्ग मार्च कर लेते? अब पीपल्स पार्टी 27 तारीख से लॉन्ग मार्च कर रही है, आप लोगों की यानी कि PTM की वही डेट है 23 मार्च, एक डेट पे क्यों इत्तेफाक नहीं हो सका? देखिए, जहां हमारा बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक है, वहां पीपल्स पार्टी समझती है कि उसने डेट जो अनाउंस की है अब उसको चेंज करने के बजाय वो उसी के ऊपर चलेगी, और जो हमारी डेट है
वो भी 23 मार्च की, वो भी अनाउंस्ड है पहले से। लेकिन इत्तेफाक है हमारा, बहुत सारी चीजें जितनी भी अदम एतमाद पे वर्किंग हो रही है वो एक दूसरे की मशावरत के साथ, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो है आपस में कोऑर्डिनेशन और इत्तेफाक नहीं है, वो है, लेकिन क्योंकि ये पहले अनाउंस हो चुकी थी वो उसी तरीके से जो है। अच्छा, ये क्या तय हो गया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान ही अदम एतमाद लाई जाएगी या उसके बाद लाई जाएगी? देखिए, अदम एतमाद कोई इतना आसान खेल नहीं है कि जो ये एक सवाल उठता है कि भाई क्यों नहीं अब तक, अगर हो गए हैं नंबर पूरे तो अब तक क्यों नहीं आई। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी दफ़ा एक मेरे ख्याल से कामयाब अटेम्प्ट की तरफ हम जा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे बारीक मामलात हैं। एक दफ़ा कोएलिशन पार्टनर से ये जो PMLQ से मुलाकात हुई, दूसरी दफ़ा हुई तो मुस्बत जवाब दिया उन्होंने और आप लोगों ने तय किया कि पंजाब से पहले लाएंगे अदम एतमाद? मेरे ख्याल से जो डायरेक्शन है वो मुस्बत है और अच्छा। वो पॉजिटिव है अदम एतमाद के लिए, और ये एक यकीनी मूव बनती जा रही है अदम एतमाद। और देखें, इसकी वजह यही है कि हम समझते हैं कि ऑपोजिशन को माफी नहीं मिलेगी अगर एक जेन्युइन अटेम्प्ट ना की गई इस हुकूमत को हटाने। सर, ये जेन्युइन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम है आपके पास? यही तो साल है, अगला साल तो वैसे ही इलेक्शन का है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चंद दिनों और हफ्तों की बात। अच्छा, चंद दिनों और हफ्तों, यानी कि ड्यूरिंग लॉन्ग मार्च भी ये सूरत हाल हो सकती है, राइट? बिल्कुल। देखिए, ये कोई महीनों की अब बात नहीं रहेगी, ये दिनों और हफ्तों की बात है। काफी हद तक चीजें जो हैं वो मामला फाइनलाइजेशन की तरफ हैं, आगे मामला डिस्कशन में है। तो ये इंशाल्लाह ताला एक कामयाब मूव होगी और पाकिस्तान की तारीख में दूसरा अदम एतमाद कामयाब होगा। यहाँ मैं तालपुर साहब से पहले बात कर रहा हूँ। तालपुर साहब, पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद पर क्या सोच है? क्या आप लोग सोच रहे हैं अदम एतमाद पे मामला आपको लग रहे हैं कि क्लियर हैं? तमाम जमातों के इत्तेहादी भी मिल जाएंगे साथ में, और जो बाकी वहां से तोड़ के लोग ला रहे हैं वो भी मिल जाएंगे, और ये हो जाएगी अदम एतमाद कामयाब? इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब होगी। आपने देखा है जिस तरह से सारी जमातें, सारी सियासी जमातें एक साथ इकट्ठा हैं, एक पेज पर हैं। आपने देखा है जरदारी साहब किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, बाकी जमातें भी उसी तरह से दिल से कोशिश कर रही हैं। ये मैं समझता हूँ, अब मेरे भाई ने जैसे बात की कि महीनों की नहीं पर शायद हफ्तों की बात है। पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि इन करप्ट, नाजायज़ और हम पर मुसल्लत किए गए प्राइम मिनिस्टर से पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के बाद अदम एतमाद लाई जाएगी। देखिए जी, अदम एतमाद के जब हमारे नंबर्स पूरे होंगे, वो लॉन्ग मार्च के बाद हो, वो लॉन्ग मार्च के ड्यूरिंग हो, जैसे भी होगा किया जाएगा। जैसे नंबर पूरे होंगे मेरे अभी क्या परसेंटेज है? 50-50 है या 70-30 है? इंशाल्लाह नंबर्स अच्छे हैं। मैं नाम या नेम्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैं नेम तो कह नहीं, मैं तो परसेंटेज पूछ रही हूँ, कितनी परसेंटेज पे खड़े हैं अभी? इंशाल्लाह वी आर मच अबव व्हाट वी नीड। चले भाई, बड़े आप लोग तो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। हुकूमत कितनी कॉन्फिडेंट है आफ्ताब जहांगीर साहब? अगर इत्तेहादी चले गए, यहाँ से MQM तैयार खड़ी हुई है, उधर से काफ लीग ये तय कर रही है कि जी हमें कौन सा ओहदा मिलेगा, तो फिर हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है? खासतौर पर तरीन ग्रुप के साथ क्या स्ट्रेटेजी है? अच्छा समझिए, अभी तो आपने सवाल किया, दोनों ने आपको कोई जवाब दिया नहीं? बहुत दिनों से मैं पूछ रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। महीनों में कोई कहते बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब आप अच्छा मैं समझिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आपने कहा 70-30 नो का मच मोर, जब मच मोर के बाद तो फिर तो गुंजाइश ही नहीं रहती ना, फिर तो कल है और ख़त्म करें। ये आपका जमहूरी हक है, आप एहतजाज भी करें, आप रैलियाँ भी निकालें, आप जल्द से जुलूस भी करें, हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, लेकिन जो काम आपने करना है, जिसके लिए आप इतने बेचैन हैं, जिसके लिए आप हर उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार है जिसके साथ आप बैठना नहीं चाहते थे, आप उस सब एक दूसरे को जिसको आप रोडों पे घसीटना चाहते थे, लाड़काना के अंदर पेट फाड़ना चाहते थे, और अभी रिसेंटली कहा सब कुछ चलता है ना। अब आप लोग भी सीखे ना, तरीन साहब से आप लोग भी तो राब्ते करें। तो हम तो सीख रहे। अच्छा देखिए, बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ऊपर हो ना, तो मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, मेरे तो ताल्लुकात तालपुर से भी बहुत अच्छे हैं, मेरा दोस्त है, भाइयों की तरह है। मैं तो सियासत को सियासत की हद तक रखता हूँ। मैं जाती दुश्मनी मेरी किसी से कोई नहीं है। मेरी दुश्मनी अगर होगी तो वो मेरे मुल्क और अच्छा जरा ये बता दें, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, कि वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि जब इतने पुराने लोग मिल सकते हैं जो कभी ना मिले, तो आप तरीन साहब से मिलने, आप भी मशवरा देंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम जब मिल सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, तो तरीन साहब से भी मिलना चाहिए, कोई दो राय नहीं है।
इसमें तो कोई, अगर वो मुलाकात करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि वो मुलाकात करना चाहते हैं और तहरीन साहब भी चाहते हैं, तो मिलना चाहिए। दोस्तों में अगर कोई कहीं कम रह गई है, कोई खलिश होती है, वो दूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पॉइंट टेकन। बस एक छोटा सा जुमला तालपुर साहब से मैं पूछना, तालपुर साहब ये झंडों के झगड़े होने चाहिए, अब हम इससे आगे ना निकल जाएं, थोड़े बड़े ना हो जाएं, सियासी खत थोड़ा बड़ा ना कर लें अपना। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, ये गंदी बातें हैं मेरे ख्याल से। मैं क्या इनके बारे में कहूँ कि किसी को धमकी देना कि हम उनके झंडे उतार देंगे और फिर बात करना ये समझ के कि माइक ऑफ है आपका और आप बता रहे हैं कि आपने फलाने डिस्ट्रिक्ट्स में कह दिया है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। और मैं आफ्ताब भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने वो हालात दिखा दिए कि दुश्मन भी आपस में इस मुल्क को बचाने के लिए आज दोस्त बन गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब। चाहते हैं कि सिंध के अंदर भी हम दोस्त बन जाएं। नहीं, दोस्त बनेंगे तभी सिंध के मसाइल हल होंगे। मैं शुरू से यही बात कर रही हूँ, आप लोग बाकायदा दोस्त बन जाएं। मैं तो कह रहा हूँ तालपुर साहब को। अच्छा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आपने, अच्छा ब्रेक ले सर, बस यहाँ पर ब्रेक लेनी है। बस मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग वाकई दोस्त बन जाएं, ये दुश्मनियाँ छोड़ दें। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब जहांगीर साहब, तैमूर तालपुर साहब और आना एहसान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में वज़ीर आज़म के दौरे रूस की बात करेंगे, जिस पर बड़े सवालात किए जा रहे हैं। और जो कल वज़ीर आज़म की सदर पुतिन से मुलाकात रही, वो कैसी रही, पाकिस्तान ने इस मुलाकात से और इस दौरे से हासिल क्या किया, किन मुआहदों पर कोई दस्तखत हुए, या गैस पाइपलाइन मनसूबे पर बात की गई या नहीं की गई, ये बहुत से सवालात हैं जो सारे हर किसी के जहन में है। इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज्वाइन करें तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल की मुलाकात के बाद सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो मुलाकात हुई, किन मौज़ूआत पर बात हुई, ख़ासतौर पर गैस स्ट्रीम पाइपलाइन मनसूबा, क्या उस पर बातचीत हुई है कल की मुलाकात में? देखिए, एक वाइड रेंजिंग डिस्कशन हुई है। आपने प्रेस रिलीज देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुई है। ये इसमें बायलैटरल रिलेशंस के तमाम एस्पेक्ट्स पे बातचीत हुई है, जिसमें एनर्जी कोऑपरेशन भी शामिल है। और अभी आप उसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन इसके ऊपर शेयर की जाएगी। तो सर, यूक्रेन में जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जिनमें फैमिलीज भी हैं, तलबा की बहुत बड़ी तादाद है, उनको निकालने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? बसी जो है पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनके साथ बाकायदगी से इन कांटेक्ट रही है। और लेटेस्ट सिचुएशन के बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि एम्बेसी इटसेल्फ हैज़ बीन शिफ्टेड। वो टर्नोपिल में शिफ्ट हो गई है और वहाँ से फुली फंक्शनल है, ऑपरेट कर रही है। और जो इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर्स हैं और एम्बेसडर और डिप्टी एम्बेसडर और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं एम्बेसी में, उनके कांटेक्ट नंबर्स स्टूडेंट्स के साथ और कम्युनिटी के साथ शेयर किए गए। और पिछले चंद हफ्तों में एम्बेसी की एडवाइजरी और असिस्टेंस के नतीजे में बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन से ऑलरेडी निकल चुके हैं और पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 600 स्टूडेंट्स यूक्रेन में मौजूद हैं। अक्सर कुछ वजूहात की वजह से और ख़ुद अपने डिसीजन से वो नहीं निकले थे, लेकिन एम्बेसी के साथ इन कांटेक्ट हैं। एम्बेसी 24 आवर्स ऑपरेशनल हैं और दे आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू असिस्ट दी स्टूडेंट्स। और जो हमारी एम्बेसीज हैं इन द नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें पोलैंड है, रोमानिया है, वो भी इस काम में जहाँ जहाँ इवैक्यूएशन की ज़रूरत होगी वो असिस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। था जो आसिम इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तरह सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के दौरे रूस के हवाले से क्या कहा, देखिए, फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। तो आपने मुलाहिज़ा किया, आज हम दो मुख्तलिफ एंगलिंग जो है वो करेंगे कि एक तो वज़ीर आज़म का दौरा रूस
उससे पाकिस्तान ने क्या हासिल किया और क्या कर सकता है आगे आके मुस्तकबिल में। और दूसरा ये कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो ज़ाहिर एक जंगी सूरत हाल है, एक कशीदगी है, उससे पूरी दुनिया की मईशत पर बहुत गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है? दो मौज़ूआत हैं, इस पर मैं बात करूँगी। मेरे मेहमान मुझे जो सेगमेंट में अली सरवर नकवी साहब साबिक़ सफ़ीर हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और साबिक़ फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले अली सरवर नकवी साहब, जब बार बार ये बात की जाती है कि 23 साल बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा है रूस, लेकिन उससे बढ़ के ऐसे वक्त में जब सरहदों पर कशीदगी है, इस दौरे से हमने क्या हासिल किया? सर आपका माइक म्यूट है, प्लीज इसको अनम्यूट कर दीजिएगा। तो आवाज आ रही है? जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी दौरे में फौरन कोई ऐसी तब्दीली नहीं आती है, ना कोई ऐसे स्टेप्स एकदम से जाहिर होते हैं कि वो चेंज आया। मैं समझता हूँ कि ये एक तरफ ये बात हुई। दूसरे ये कि जो अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूस का दौरा है, उसमें पाकिस्तान के बतदरीज बाहमी ताल्लुकात रूस के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। यानी ये 2015-2016 से पाकिस्तान में रूस दिलचस्पी लेने लगा है और 2017 में पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का मेंबर भी रूस की मदद से बना था। तो फिर हमारी अस्करी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं, हमारी गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। इस प्रोसेस में जो वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा है वो मैं समझता हूँ कि अहमियत रखता है और आगे को इसके मुस्बत नताइज आएंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऑल्सो टेल यू, मैं एक और बात बता दूं कि जब 99 में उस जमाने के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरा रूस का हुआ था, तो मैं फॉरेन ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी था और मैं उस दौरे में उनके साथ रूस गया था। तो वो हमारी ये रूस के साथ जो इम्प्रूवमेंट है वो एक प्रोग्रेसिव चीज़ है और इंक्रीमेंटल है और हो रही है और अच्छा हो रहा है। ठीक है, हम यानी कि एक बेहतर और मुस्बत ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं पॉइंट। लेकिन सर मैं मजीद भी आपसे बात करूंगी, लेकिन ज़ाहिर मईशत पर असरात मुरतब होते हैं जब भी कहीं भी दो मुल्कों के दरमियान जंगी सूरत हाल हो, कशीदगी की सूरत हाल हो, और ख़ास तौर पर रूस जैसा मुल्क जहाँ पर अब हमने देखा कशीदगी के बाद, यूक्रेन पर हमले के बाद एकदम से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। डॉक्टर साहब, तेल की कीमतें पहले ही बढ़ी हुई थी और उसके असरात ज़ाहिर पाकिस्तान पर भी आए, पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ी। तेल की कीमतें बढ़ना पाकिस्तान में महंगाई को दावत देना होता है। अब इस सूरत हाल में जब तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, सोने की कीमत भी बढ़ रही है, डॉलर की कदर भी बढ़ रही है, तो हम कहाँ जाके खड़े होंगे महंगाई को देखते हुए? जी सलमान शाह साहब। जी सॉरी, मुझे पूरे मैं नहीं सुन सका, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त इंटरनेशनल, वो तो हमारे सामने है। तेल की कीमत $100 से ऊपर चली गई है और पता नहीं कहाँ जाके ये ठहरेगी। तो इसका एक तो ये है कि डायरेक्टली हमारे मुल्क के ऊपर बहुत नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है और हमें पूरी तरह से इस वक्त तेल की जो कंजम्पशन है इसकी कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। हमें अपनी गाड़ियों के साथ कार पूलिंग की ज़रूरत है कि अगर अननेसेसरी ट्रिप्स जो हैं गाड़ियों में या मोटरसाइकिल्स पे, उसको ना लिया जाए और अगर 2-3 इकट्ठे मिल के ट्रैवल कर सकें, कार पूलिंग जिसे कहते हैं, वो करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। सो कुछ इस किस्म की शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपना ये इसका इम्पैक्ट रोक सकते हैं। सर मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वसाइल की कमी, आप जानते हैं, हम पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, गैस प्राइसेस अलग है, तो हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे?
देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उस लेवल पे नहीं है जिस पे होनी चाहिए लेकिन प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हम शेयरिंग खासी कर सकते हैं। मसलन अगर स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, एक गाड़ी में एक बच्चा बैठा है, तो वो 3-4 दोस्त मिलके इकट्ठा कर लें तो वो खासा इम्पैक्ट आ जाता है। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल पे आप अकेले जा रहे हैं, दफ्तर जाना है, तो अगर इकट्ठे एक दो साथ मिल जाएं आपके तो वो आसानी से हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि हमें इस शॉर्ट टर्म में जो तकलीफ को कम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिल्कुल अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है एनर्जी की, इसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पहले भी इस तरह का 2008 में हुआ था जब तेल की कीमत $150 तक चली गई थी तो उस वक़्त बहुत सी चीज़ें थी जिसमें आपने बिजली की बल्ब्स चेंज किए जो कि सस्ते एनर्जी सेवर्स पे आए, एनर्जी सेवर्स का था प्रोग्राम। इसी तरह दूसरे प्रोग्राम्स भी थे। तो अब हमें शॉर्ट टर्म के अलावा मीडियम टर्म में बहुत सोलर की तरफ जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ये हो सकता है कि हम तमाम जो छोटे कंज्यूमर हैं इनको सोलर पे ट्रांसफ़र किया जाए ताकि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सकें। लेकिन इसमें हुकूमत का किरदार भी होना चाहिए सर। लोग तो करें लेकिन ज़ाहिर हर किसी की इतनी नहीं होती है गुंजाइश, को हुकूमत का किरदार भी इसमें होना चाहिए। जी बिल्कुल, हुकूमत के ये पूरे प्रोग्राम्स हैं जो वो प्लेस कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि पहले तो एहसास प्रोग्राम को बहुत एक्सपेंड किया जा रहा है, राशन कार्ड्स का एक्सपेंशन है, उसके साथ साथ आई थिंक के जो लोकल की डेवलपमेंट है उसके बारे में भी सर एक चीज़ मुझे समझनी है आपसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हुकूमत के प्लान्स हैं और हर हुकूमतों में इस तरह के प्रोग्राम्स आते ही हैं, लेकिन एक चीज़ समझनी है, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया कि 2011 में भी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी थी, उसके समरात भी ज़ाहिर है हमने देखा कि महंगाई की सूरत में आए थे अवाम पर। लेकिन उस वक्त भी जो पाकिस्तान में तेल की कीमत थी वो 86 रुपये थी, 86 रुपये फ़ी लीटर या 87 तक गई थी। और उस वक्त की हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। अभी 160 रुपये ऑलरेडी है। अगर ये कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर हमारा जो तेल होगा वो कहाँ होगा, किस कीमत पे बिकेगा? देखें, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 2007, 8, 9, 10 जो थे टाइम पीरियड, उस वक़्त आपके मुल्क पे बैरून मुल्क कर्ज़ों का बोझ बहुत कम था। उस वक़्त तकरीबन हमारे जो बैरून मुल्क कर्ज़े थे वो 38 से 40 अरब डॉलर के थे। अब हमारे मुल्क पे बैरून मुल्क कर्ज़ों का जो बोझ है वो 100 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया होगा। यही वजह है कि आज हम IMF प्रोग्राम में हैं, और IMF प्रोग्राम का मतलब है कि आपने एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट बेस्ड करना है। सिंस आपके पास डॉलर्स नहीं है तो वो डॉलर की कीमत जो है उस वक़्त अगर 100 रुपये से कम थी डॉलर, आज वही डॉलर 176 रुपये पे बैठा हो। तो कंपैरिजन अब आप उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डॉलर्स में देखें तो कीमत वही है, लेकिन रुपए की क्योंकि क़दर ख़त्म हो चुकी, ठीक है, कदर गिर चुकी है, उसकी वजह से ये कीमतें सारी आपको ज़्यादा नज़र आती हैं। और इसका जो बेसिक रीज़न ही एक है, और वो है कि हमने अपने मुल्क को कर्ज़ों पे चलाया है, बैरून मुल्क कर्ज़ों पे हमने बेदरेगी से लिए हैं, तमाम हमने कवानीन तोड़े हैं और वो कर्ज़े इकट्ठे किए हैं। और 1985 में जो ये जो हमारा 2018 में क्राइसिस आया था जिसमें हम बैंकरप्सी के दाने पे पहुंचे थे, वो बैरून मुल्क कर्ज़ों की वजह से थे, क्योंकि हर साल अभी आपको 15 अरब डॉलर के कर्जे जो हैं उनकी डेट सर्विसिंग करनी पड़ती है, जिसमें बहुत हैवी, और अभी भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कर्ज लें, उसके अलावा कोई और हमारे पास ज़ाहिर सूरत हाल अभी है नहीं। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं दुगनी नहीं हो जाती, हमें अपनी एक्सपोर्ट को दुगना करना पड़ेगा, हमें रेमिटेंसेस के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी इसको बहुत फैसिलिटेट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें अपनी मईशत जो इंपोर्ट पे खड़ी है उसको एक्सपोर्ट्स पे लेकर आना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया सर, पॉइंट टेकन। अली सर नकवी साहब, अभी जिस तरह से यूक्रेन और रूस की जो सूरत हाल चल रही है, और कल वज़ीर आज़म का जो ये दौरा था 2 रोज़ का,
आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई इस तरह की बात कर सकता है कि जी दोनों ममालिक जहाँ पर हमें ये नहीं तय किया जा सकता कि हम किसकी तरफ हैं, लेकिन कहीं पे भी जंग की सूरत हाल हो, क्या इस सिचुएशन में पाकिस्तान बातचीत कर सकता है? उसकी कोई इस तरह की गुंजाइश है कि वो रूस से ये बात कर सके कि कोई बातचीत से मसले का हल निकाला जाए? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान का तो हमेशा ये एक पोजीशन, हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है कि जंग या लड़ाई किसी भी मसले की हल नहीं है और कोई ना कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना चाहिए, निगोशिएशंस होनी चाहिए, तभी जाके मसले हल किए जा सकते हैं। तो इस सूरत में भी हम चाहते हैं कि लड़ाई ना हो अव्वल, दोम इस मसले को इस तरह हल किया जाए कि दोनों मुतमईन हों और दोनों अपने अपने डिमांड्स को मीट करें। अब डिमांड्स क्या हैं? एक, रूस जो है वो कहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, और मगरिबी ममालिक ये कहते हैं कि रूस वो यूक्रेन खुद मुख्तार मुल्क है, तो वो अगर नेटो का मेंबर बनना चाहता है तो बन सकता है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ मगरबी दुनिया का भी रवैया बड़ा अजीबो गरीब है। वैसे तो वो यूक्रेन का बड़ा साथ दे रहे हैं, लेकिन ये साथ सिर्फ लफ्जी है, वैसे उन्होंने यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया है। हाँ, देखिए मैं समझता हूँ कि मगरबी ममालिक जो हैं वो यूक्रेन को मिलिट्री फोर्स से उसका दिफा नहीं करेंगे। वो इस हद तक जाएंगे कि सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे फौज नहीं भेजेंगे। और ये यूक्रेन को इन्होंने वादा किया हुआ है कि यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़, यूक्रेन की सिक्योरिटी, जब यूक्रेन ने 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ था और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उसने गिव अप कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, तो अमेरिका ने और बरतानिया ने और बाकी जर्मनी वगैरह ने भी उसको ये अश्योरेंस दी थी, इत्मीनान दिलाया था कि हम आपकी सिक्योरिटी के गारंटर हैं, हम आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। तो वो कहाँ गई गारंटी? अब आप सही कह रही हैं कि यूरोप जो है वो उनके दिफा के लिए उस तरह नहीं आ रहा जैसे कि उसे आना चाहिए। और रूस जो है वो चाहता है कि सिक्योरिटी उसकी ऐसी हो कि वहाँ उसके पड़ोस में नेटो में की प्रेजेंस ना हो। और ये एक मुसल्लमा बात है कि जब अमेरिका में क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस सन 62 की थी, तो रूस ने क्यूबा में मिसाइल लगाने चाहा, तो अमेरिका ने यहाँ तक के उसने धमकी दे दी प्रेसिडेंट कैनेडी ने कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। तो जो उसके प्रॉक्सिमिटी में, उसके नेबरहुड में जो कोई भी बड़ी ताकत होती है, उसके नेबरहुड में ये कोई दूसरा नहीं आ सकता है। ठीक है, अब पॉइंट टेकन। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, आखिरी बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ज़ाहिर पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस हैं, मौसम सरमा में जिस तरीके से हमें गैस बहरान का सामना करना पड़ता है, इस सूरत में अब जो बात हुई है रूस से पाकिस्तान की, जिसमें गैस स्ट्रीम पाइपलाइन मंसूबा है, क्या आपको लगता है उस पर कोई ख़ास पेशरफ्त हो पाएगी इस मौके पर जब अमेरिका पाबंदियाँ लगा रहा है रूस पर? आई थिंक रूस जो है ना वो हमारी नेबरहुड का एक मुल्क है, यूरेशिया का सुपर पावर है, और पूरा जो ये खिता है सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, ये पीछे रहा है इसीलिए है कि इस एरिया ने इकोनॉमिकली दुनिया में इंटीग्रेशन नहीं हुई। और ये पहली दफ़ा है कि अब ऐसे हालात बन रहे हैं और पाकिस्तान इसमें बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहा है कि ये सारा एरिया जो है ये इंटरनेशनली कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेंगी, और पाकिस्तान उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है SCO में भी और ECO में भी। और रशिया के साथ ये जो हमारी इस वक्त रिलेशनशिप बन रही है, इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक एरिया में, क्योंकि अगली जो दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है वो इसी एरिया से आनी है, क्योंकि ये वो एक लास्ट फ्रंटियर है जो डेवलप नहीं हुआ जिस तरह से बाकी दुनिया में
आप देखते हैं आसियान को ले लें या आप इवन लैटिन अमेरिका में भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस एरिया में उस तरह से नहीं हुई। सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैस पाइपलाइंस तो एक छोटी सी चीज़ है, वो तो डेफिनेटली होगी, लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम तकरीबन मुझे लगता है कि रशिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें सूनर और लेटर करेंगे। और जो हमारे नेबरहुड में सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ भी हमारे बायलैटरली और ईसीओ के तहत भी खासी एक्सपेंशन होगी ऑन टूरिज्म, ऑन ट्रैवल, ऑन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा एरिया एक किस्म का इंटीग्रेट होगा और वो उसके बहुत बेनिफिट्स होंगे अमन के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए भी। राइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान शाह साहब। अली साहब, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं और पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि आगे दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं इसके बहुत दूरस और बेहतर नताइज निकलेंगे हर लिहाज से इंशाअल्लाह। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म होता है, आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।